अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अलमोइद सोशल रिफॉर्मर में। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खालिद अब्दुल हफ़ीज़। हमारी आज की जो सीरीज़ है, पॉडकास्ट सीरीज़, जिसका नाम है द सोशल क्लासरूम, जिसके अंदर बात होगी तरबियत की, सोच होगी कौम की। मोहतरम नाज़रीन, ये पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू करने का हमारा एक वाहिद मकसद था कि हम समाज के उन लोगों को आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं जो अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के ज़रिए आला मकामात पर पहुंच चुके हैं, ताकि हमारे तलबा और हमारे सरपरस्त को उनकी रहनुमाई मिल सके। क्लासरूम का मकसद ही ये है, इसका उन्वान ही है द सोशल क्लासरूम। क्लासरूम का मकसद ही ये है कि कुछ सीखने का मौका मिले, जहाँ सीखा जाता है। ये वही चैनल है जहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तलबा, हमारे सरपरस्त और हमारे जो देखने वाले शायकीन हैं, उनकी रहनुमाई हो। हमारे तलबा के अंदर बहुत सी सलाहियतें हैं, रहनुमाई न मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। पिछली मर्तबा आपने हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर देखा कि परवनी शहर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाली एक तालिबा डॉक्टर रोमा तांबोली, जिन्होंने मेडिकल की डिग्री हासिल करने के बाद यूपीएससी के ज़रिए आयुष मंत्रालय के अंदर क्लास 1 की पोस्ट हासिल की है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी फ़ील्ड के अंदर महारत, अपनी अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए आला मकाम हासिल किया है। आज मेरे दरमियान भी एक ऐसी ही शख्सियत है, मैं जिनसे आपको मिलाना चाहता हूँ, कि जो हमारे अपने शहर के परभनी के एक मशहूर और मारूफ इदारे के अंदर प्रिंसिपल के ओहदे के ऊपर फाइज़ है, जिन्होंने अपने तदरीसी खिदमात के साथ साथ अपनी तालीम को भी जारी रखा और अपनी रिसर्च को मुकम्मल करते हुए डॉक्टरेट हासिल की। मैं इस्तक़बाल करता हूँ डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ठेकिया साहब, प्रिंसिपल शिवाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग परभनी का। सर, आपका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी, आप अपने ताल्लुक़ से अगर आपने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि हमारे नाज़रीन आपसे मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हो जाएं। जी। मेरा बेसिक एजुकेशन जो 10th और 12th है वो यहीं परभनी डिस्ट्रिक्ट जिंतूर मुकाम से कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद मैंने नांदेड़ से बीई किया हूँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जी। उसके बाद औरंगाबाद से एमई के एनईसी औरंगाबाद जी। और उसके बाद मेरा पीएचडी संदीप यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में जी। अब ये सब कंप्लीट करते हुए मेरे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है जी, और बुक्स भी पब्लिश हुई है मेरी एक, अभी लास्ट ईयर ही मेरा कंप्लीट हुआ है जी। और उसके साथ साथ ये सब करते हुए मैं हैदराबाद में था जी, एक 8 साल, जहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। उसके बाद मैं यहाँ पर शिवाजी कॉलेज जी, उसका एक ब्रांच है शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक जी, वहाँ पर 15 साल से एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ जी। माशाल्लाह। सर, आपने बताया कि भाई आप परभनी शहर के जिंतूर से ताल्लुक़ रखते हैं जी। तो बेसिकली मतलब आपके, जहाँ तक मेरा इल्म है, समझो कि आप लोग कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जी। बहुत कम लोग आपके कबीले से ऐसे दिखते हैं कि जो मतलब जो आला तालीम तो हासिल करते हैं लेकिन नौकरी की तरफ, तो ये आपको ये कहाँ से मिला कि समझो कि भाई अपने तालीम तो हासिल करते हैं, आपके पास और बहुत से लोग हैं आला तालीम याफ्ता, लेकिन नौकरी का रुझान बहुत कम है। ये सही कहा जी जी। पूरे हमारे फैमिली में जनरली सब बिजनेस बैकग्राउंड के ही है जी, लेकिन मेरा ननियाल है जो कि पूरा एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड जी जी, जहाँ पर सब डॉक्टर और इंजीनियर ही है जी, हमारे मामू वगैरह उनके बच्चे, तो उनसे इंस्पायरेशन लेकर माशाल्लाह। और हमारे जो फादर थे मेरे पिताजी का भी, उनका भी बहुत सा उस टाइम पर ही रुझान था कि आप पढ़ो, और उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जी। उसके बाद आज मैं इस मुकाम पर हूँ।
माशाल्लाह। भाई भाई वालिदैन की तो ख्वाहिश रहती है कि भाई समझो कि वो बच्चे पढ़े, और माशाल्लाह आपने उसके अंदर कामयाबी भी हासिल की, और आपने इतना लंबा तालीमी सफ़र तय करने के बाद में, और 15 साल से आप जो तो शिवाजी पॉलिटिकल कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज के जो तो आप प्रिंसिपल के ओहदे के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस दौरान आपकी शादी भी हो गई थी, और उसके बाद में जो तो आपने फिर पीएचडी भी की है। जी जी, मतलब ये मैंने वैसा तो बी मेरा 2003 में कंप्लीट हुआ था जी। उसके बाद मैं एक इंडस्ट्री में भी 6 महीने काम किया हूँ। अच्छा। मुंबई के अंदर जी। और उसके बाद मैं फिर टीचिंग में आया था, और फिर 2009 और 10 में मेरा एमई कंप्लीट हुआ, जो कि मेरी शादी 2005 में ही हो गई थी। जी। अच्छा। तो एमई भी मैं शादी होने के बाद एज ए एक्सपीरियंस लेते हुए ही मैंने कंप्लीट किया हूँ, और पीएचडी भी बाद में ही कंप्लीट किया हूँ, 2021 में कंप्लीट किया हूँ। जी जी माशा। क्योंकि बहुत से लोग जो तो एक मरतबा नौकरी लग गई समझो तो फिर बहुत से लोग जो तो इतना आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, वहीं रुक जाते हैं। फिर नौकरी मिल गई, हो गई, शादी हो गई, उसके बाद में फिर माशाल्लाह आपने पीएचडी भी मुकम्मल कर लिए। हाँ, लेकिन सर मतलब आपको आपकी डिग्री हासिल करने के बाद में कोई अच्छी कंपनी में भी जॉब मिल सकती थी, आपने टीचिंग लाइन में आने के लिए कैसे सोचा समझो? हाँ, जब मैं स्टार्ट में इंडस्ट्री में गया था जी, तो उस वक्त कोई ऐसा, हम बैकग्राउंड हमारा एकदम अपन रूरल एरिया से है जी, जिंतूर से था जी। और जब कॉलेज में भी जब पढ़ते थे, बीई करते थे, उस वक्त भी कोई बताने वाला नहीं था, जब ऐसा अवेयरनेस नहीं था। बेशक बेशक। तो हम लोग ऐसा ही बोले, तो पहले इंडस्ट्री में किए, फिर वहाँ पर मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो करना चाहिए। जब मैं टीचिंग में आया, जब हैदराबाद गया मैं, वहाँ पर मुझे एक टीचिंग का ऑफर था, वहाँ पर चला गया। तो उसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि अब करना है, इसमें मुझे अच्छा लगा, बच्चों का करियर हम बना सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे अपने हाथ से इंजीनियर्स और अलग अलग ओहदे पे जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट्स, अदर्स, और बहुत सारे बच्चे मेरे हैदराबाद के भी जो है अब्रॉड में काम कर रहे हैं आज। तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन था। फिर मैंने कभी सोचा नहीं कि अब मुझे दूसरी फील्ड में जाना है, मुझे अच्छा लगा, मैं सेटिस्फाई था ये फील्ड में। आप सेटिस्फाई थे माशाल्लाह। एक टीचर के लिए उसके बच्चों की तरक्की, उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी नज़र आती है। यस। आपके बहुत से स्टूडेंट आज अब्रॉड में होंगे, हैदराबाद में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे होंगे। हाँ सर, आप शिवाजी कॉलेज में गुज़िश्ता 15 सालों से है जी। तो शिवाजी कॉलेज के बारे में आप, हमारे जो तलबा जो ये चैनल देख रहे हैं, सरपरस्त हमारे जो चैनल देख रहे हैं, तो शिवाजी कॉलेज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे सरपरस्तों को कि भाई ये इंजीनियरिंग जो कॉलेज है, पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है समझो, उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है, और उसके अंदर कौन से समझो भाई बच्चे कौन से फील्ड में दाखिला ले सकते हैं, उस ताल्लुक़ से थोड़ा सा अगर आप अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं तो ये बेहतर रहेगा। अभी ये शिवाजी ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो बोलेंगे हम परभनी का, जी, वैसा तो ये मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल, जी जी, बड़ा मशहूर है पूरे मराठवाड़ा का। जी, औरंगाबाद से है ये। जी, और ये जो संस्था है पूरे मराठवाड़ा के अंदर, इनका चेन ऑफ इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, ये सभी है। और परभनी के अंदर भी यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो ट्रेडिशनल पुराना शिवाजी कॉलेज सभी को मालूम है, फार्मेसी कॉलेज मालूम है, लॉ कॉलेज है, ये सब एडेड कॉलेज है। और उसके बाद फिर ये संस्था ने अनएडेड में इन्होंने एक 2008-9 से ये लोगों ने इंस्टीट्यूट चालू करना शुरू किए। तो उसके बाद से यहाँ पर परभनी में जो कि बहुत सी नीड थी, जहाँ पर इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस अच्छे जो बोलते हैं एकेडमिक के लिहाज से, जी, तो संस्था ने चालू किया। क्योंकि हमारे संस्था के जो अध्यक्ष है हमारे ऑनरेबल प्रकाश दादा सोलंके साहब और ऑनरेबल सतीश भाऊ चौहान और अनिल भाऊ नखाती, इनका अपना एक आगे का विजन देखते हुए इन लोगों ने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज चालू किए। इसके अंदर हमारे पास इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के अंदर 4 ब्रांचेस चलते हैं। अच्छा। जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसका इंटेक 60 का है माशाल्लाह। सिविल इंजीनियरिंग है, उसका इंटेक 60 का है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इंटेक 60 है। और मैकेनिकल का इंटेक 120 है। डबल इंटेक है हमारे पास। टोटल मिला के पॉलिटेक्निक के अंदर 300 सीट्स है और इंजीनियरिंग के अंदर सभी सेम ही है, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यस। जी जी।
तो ये सब कोर ब्रांचेस है। ये ब्रांचेस में एडमिशन लेने के बाद बच्चे फिर आगे जाके उनका फ्यूचर अच्छा ही रहता है। वैसे तो इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं सर। जी हो जी हो। लेकिन ये ब्रांचेस ऐसे ब्रांच है जो कि जनरली हमारे पास का जो इंडस्ट्री जोन है, जी हो, देखा जाए अगर मराठवाड़ा का, महाराष्ट्र का, जो महाराष्ट्र बच्चे जनरली यहीं पे काम करते हैं और बाहर भी जाना है तो उनको ये ब्रांचेस में अच्छा खासा स्कोप है। अच्छा जी। तो यहाँ पर मतलब आपके कॉलेज के मतलब दूसरे शहरों के मुकाबले में शिवाजी कॉलेज में फ़ीस स्ट्रक्चर के मुकाबले में कुछ कम है, या इसके लिए बच्चा अगर एडमिशन मिल लिया तो उसको स्कॉलरशिप वगैरह की क्या क्या सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है? जी जी जी, जी। अब आप देखेंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जी, अभी इंजीनियरिंग रहो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स रहो, जी, अभी इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक है, लॉ है, ये जितने भी प्रोफेशनल है, मेडिकल है, ये सभी का फीस स्ट्रक्चर जो होता है सर, हर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलग होता है जी, और वो डिसाइड करता है इंजीनियरिंग जो डिग्री कोर्सेज होते हैं उसका डिसाइड करने वाला एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसको बोलते हैं FRA, फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी। जी जी। तो वही डिसाइड करते हैं और वो हिसाब से हर साल सबका फीस स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। जी। अच्छा, क्योंकि कॉलेज और संस्था डिसाइड नहीं करती। अच्छा, कोई भी कॉलेज ये डिसाइड नहीं कर सकती अपने लेवल के ऊपर कि भाई हमारी फीस इतनी रहेंगी और हमारी फीस नहीं, जो FRA ने डिसाइड कर दिया समझो वही फीस आपके लिए लेना जरूरी है समझो। यस यस, उसके अलावा 1 रुपया भी कॉलेज नहीं ले सकता, ये पेरेंट्स को मालूम होना बहुत जरूरी है। जी। नहीं तो कैसा होता है बहुत सारे कॉलेज में हमारा ये एक्स्ट्रा फीस है, ये फीस है, तो ये पेरेंट्स ने समझना चाहिए। अगर उनको फीस स्ट्रक्चर देखना है तो FRA के साइट पे जाके वो कॉलेज के कोड के हिसाब से वो फीस स्ट्रक्चर देख सकते। जितने कॉलेज है सबका समझो वहाँ पे FRA के अंदर रजिस्ट्रेशन रहता और साइट के ऊपर जाने के बाद में आपको कोई बोलोगे मत बोलो, समझो कि वहाँ पे आपको फीस का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। यस यस यस। उसी तरीके से जो डिप्लोमा इंस्टीट्यूट है वो MSBT जो हमारा बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई, तो उनके अंतर्गत हमारा फीस स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। अच्छा। वो भी गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया हुआ, वो भी गवर्नमेंट ने वही उधर से जो फीस स्ट्रक्चर जो तय हो गया समझो बस वही फाइनल रहेगा। यस यस यस। तो वो हिसाब से फीस स्ट्रक्चर होता है हर साल का। तो वैसा देखा जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज का बाकी के मुकाबले यहाँ का परभनी का कमी है फीस स्ट्रक्चर अभी, तो उसका फ़ायदा बच्चों ने और तलबा ने उठाना चाहिए। हम लोग का भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो मीडियम ही है, अच्छा खासा बच्चे फायदा उठा सकते हैं। कैंपस तो आपका बहुत अच्छा है समझो। और दूसरी बात, आप स्कॉलरशिप की बात बता रहे थे। जी सर। तो स्कॉलरशिप के लिए अभी वो डिपेंड करता है कि हर एक कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप होती है। जी हो। जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GOI के अंदर आते हैं बच्चे। अब GOI के अंदर जैसा कि SC का स्टूडेंट है कोई कैटेगरी का, तो उसके लिए ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस कुछ भी नहीं रहती है, उनको फॉर्म भरना पड़ता है और वो गवर्नमेंट से फीस आ जाती है। जी। अच्छा। तो 0 फीस होती है। 0 फीस। यस जी। SC ST उनके लिए 0 फीस है। NT ये जो कैटेगरी NT ABC तो इनके लिए डेवलपमेंट फीस लगती है, ट्यूशन फीस ये गवर्नमेंट से आती है। जी। अच्छा। और OBC जो आता है उनके लिए ट्यूशन फीस 50% गवर्नमेंट से आती है और 50% जो ट्यूशन फीस रहेंगी उसके और डेवलपमेंट फीस ये स्टूडेंट को भरना पड़ता है। यस जी। अच्छा। और माइनॉरिटी के लिए अगर माइनॉरिटी का फॉर्म भरता है अगर कोई स्टूडेंट माइनॉरिटी जिसके अंदर SC मुस्लिम्स बौद्ध पारसी जैन ये सब माइनॉरिटी में आते हैं, तो वो जो तालुका से आते हैं बच्चे उनके लिए 50,000 तक गवर्नमेंट फीस देती है। अच्छा। और उनको डेवलपमेंट फीस भरना पड़ता है। खाली कॉलेज की जो डेवलपमेंट फीस भरना है खाली। राइट नाउ अभी हमारा स्ट्रक्चर है पॉलिटेक्निक का 43,625। जी। तो अभी बच्चों को पूरा फीस आता है और 3,000 समथिंग उनका डेवलपमेंट फीस है, उतना ही बच्चों को पे करना पड़ता है। अच्छा। और वो बच्चों के अकाउंट में जाती है। अगर स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं तो बच्चा स्कॉलरशिप अप्लाई करता है तो पे करना पड़ता है। डायरेक्ट बच्चे स्टूडेंट के अकाउंट में आती, कॉलेज के अकाउंट में नहीं आती। नहीं, बच्चे ने फिर लाके वो जो तो कॉलेज को पे करना पड़ता है। जी। अच्छा। तो बहुत कम फीस है बच्चों को देखा जाए। और ओपन कैटेगरी के जितने भी बच्चे आते हैं जैसे EWS है और ओपन के है, तो उनके लिए 50% ट्यूशन फीस के गवर्नमेंट से आती है और बाकी का स्टूडेंट को पे करना पड़ता है। मतलब पढ़ने वाले के लिए समझो चारों तरफ से सहूलत है। उसकी इनकम की एक लिमिट है जी, जिसका इनकम 8 लाख तक है। हाँ जी। EWS जिसके अंदर जो बैठता है EWS ओपन माइनॉरिटी ये सभी के लिए इनकम जो होता है वो 8 लाख तक होना जरूरी है। उसके ऊपर गया तो फिर पूरी फीस पे करना पड़ता है।
8 लाख के नीचे समझो रहा समझो तो उसके लिए समझो भाई ये सारी सहूलत स्कॉलरशिप वगैरह सारी मिल जाती है। मिल जाती है। और 8 लाख के ऊपर अगर गया समझो तो उसने जो तो पूरी फीस फुल पे करना उसके लिए। और एक ये जो मैंने आपको इनटेक बताया जो 60 120 जितने भी इंटेक्स है, उसके अलावा जो स्कॉलर बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि ये सब हमारी प्रोसेस जो होती है ये होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस होती है। उनको फॉर्म भरना पड़ता है, उनके मेरिट के बेस पर के ऊपर प्रोसेस होती है। तो ये इनकम ये जो इनटेक है उसके 5% जैसा कि 60 है तो आपको 5% बोले तो 3 सीट्स ये एक TFWS में जाता है। अच्छा, TFWS बोले तो ट्यूशन फीस वीवर स्कीम, जो कि ये ओवर एंड अबव की सीट है ये। अच्छा, जैसा EWS 10% ओवर एंड अबव में आता है, 60 के अंदर नहीं आता है, वो 10% होता है जिसके 6 सीट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिजर्व है। जैसा कि आपका 60 का इंटेक है तो 66 हो गया और प्लस TFWS। अच्छा, तो TFWS के 3 सीट्स होते हैं, तो वो मेरिट बेस पे जिसका इनकम 8 लाख से कम है तो वो ओपन का भी अगर कैटेगरी का बच्चा है, अच्छे परसेंटेज है उसके, अच्छा स्कोर लाया हुआ है, उसने अप्लाई किया कॉलेज को और उसका नंबर लगता है तो उसको ट्यूशन फीस पूरी तरीके से माफ होती है। उनको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, खाली डेवलपमेंट फीस भरना है उनको। तो वो मेरिट बेसिस के ऊपर ही समझो डायरेक्टली समझो जहाँ से उनका नंबर लगता है उनका उस ब्रांच में, जो भी ब्रांच में वो लेना चाह रहे हैं, और उसका मेरिट पे अगर वो पहुंचते समझो तो उनको समझो फिर पूरी फीस वहाँ पर माफ हो जाती है, खाली डेवलपमेंट फीस भरना है। यस 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 सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि समझो कि भाई आज का जो रुझान देखा, मैं भी एक पेशे तदरीस से वाकिफ़ हूँ, समझो कि लोगों का रुझान मेडिकल की तरफ बहुत बढ़ रहा है समझो जी। नीट 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 इंजीनियरिंग की तरफ कम क्यों है? इसके अंदर मेरे अपने जो डाउट्स है समझो, तो एक तो ये था कि समझो क्या ये मुश्किल है, क्या फिर इसको स्कोप नहीं है आगे फ्यूचर के हिसाब से, या फिर इसके अंदर अखराजात ज़्यादा हैं? नहीं, मैं इसमें आप जो बोल रहे हैं सर जी, जैसा कि नीट की तरफ बहुत रुझान है और ये तो कैसा हुआ कोविड के बाद जी, बहुत सारा मेडिकल्स में बहुत सारी ज़रूरत पड़ी हम लोग को जी, आप सबने देखा है। बेशक, बिल्कुल। तो उस वक्त डॉक्टर्स की कमी है और बाकी चीज़ों के वजह से उसमें डिमांड अच्छा खासा बढ़ गया था सर। तो वो डिमांड्स के हिसाब से अब कैसा होता है कि कुछ लोग, हमारे पास का एक ट्रेंड है, हम लोग देखते हैं जनरली, ये इंडिया का ट्रेंड हम बताएंगे कि यहाँ पर कैसा होता है कि कुछ एक का सक्सेस देखकर बहुत सारे तलबा लोग उस सक्सेस के पीछे भागते हैं जी। तो वैसे ही नीट का हो रहा है। तो नीट में कैसा है कि आप देख रहे होंगे कि अपीयर होने वाले एक 23 से 24 लाख बच्चे होते हैं पूरे इंडिया के अंदर, और उसके बाद सक्सेस रेट और हम लोग के पास जगह कितना है जी। अगर आप देखा जाएंगे तो पूरे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सीट्स हमारे 50,000 के करीब है, यानी कि आप परसेंटेज देखेंगे तो 24-25 लाख के अंदर अगर देखा जाए तो 1-2% 3% भी जी जगह नहीं है हम लोग के पास। तो बच्चों का जो रुझान है वो खाली सक्सेस देखकर, कुछ लोगों का सक्सेस देखकर वो लोग वहाँ भाग रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात, इंजीनियरिंग का डिमांड नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे आज 25 साल के पूरे करियर के अंदर मैं जो देख रहा हूँ, तो जो बच्चा डेडिकेटेड है और उसने एक लाइन पकड़ के जो गया है जी, जो भी है, अगर आप एक चीज, एक गोल बना के काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। तो सक्सेस के लिए तो गोल बनाना बहुत जरूरी है। आज की पोजीशन में कोविड के बाद और एक प्लस पॉइंट है कि कंप्यूटर का और ऑनलाइन वर्क बहुत सारा बढ़ गया जी। तो स्किल जिसके पास है वो डेफिनेटली उस साइड बराबर सक्सेस होते हैं। तो इंजीनियरिंग का भी डिमांड बढ़ा है सर। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि समझो कि भाई ये कोई मुश्किल फील्ड नहीं है, नहीं, इसके अंदर जो तो कोई ज़्यादा अखराजात का भी कोई मसला नहीं है इसके अंदर, और आपका बोलना है समझो कि इसके अंदर स्कोप भी माशाल्लाह बहुत है, समझो नौकरी के वगैरह। जी जी, आज की कंडीशन में आपको बताता हूँ, नौकरी का आपने बात निकाला जी, मेरे पास फाइनल ईयर में जितने बच्चे होते जी, तो कई परसेंट ज़्यादा बच्चे जो मेरे को जो कॉल्स है कंपनी के तरफ से, हम लोग जो प्लेसमेंट करते हैं बच्चों का, ऐसा मेरे को अगर 1000 का इंटेक है तो 100 बच्चे हैं। आप समझिए कि बच्चे अवेलेबल नहीं है मेरे पास।
अच्छा, कंपनी का इतना डिमांड है आपके इतना पास? डिमांड है हम लोग के पास, लेकिन बच्चे तो ये नहीं सिर्फ मिलते। अवेयरनेस की कमी है समझो हमारे Yes, तलबा के अंदर awareness- और पेरेंट्स के awareness अंदर। और दूसरा एक पेरेंट्स का कैसा है कि एकदम मुझे ज़्यादा पैकेजेस चाहिए, बड़े बड़े पैकेजेस। हाँ जी, मतलब आप छोटे से काम करना नहीं चाहते हैं। हर बच्चे को लगता है आजकल के जो जी। छोटे से अभी 15 साल 18 साल के बच्चे होते हैं, 20 साल जी। के बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि मैं एकदम से मुझे है ना 1 लाख का पैकेज मिले, मंथली 1 लाख कमाऊँ, मैं 2 लाख रुपए नहीं, तो कमाऊं। ये तो वैसा ये तो possible मुमकिन नहीं है, क्योंकि सीनियरिटी भी उसके अंदर मायने रखती है, आपका Yes, तजुर्बा yes, भी उसके अंदर मायने रखता है। तो आपको ग्राउंड Packages- लेवल से जाना ग्राउंड पड़ेगा। लेवल से जाना पड़ेगा। Yes, जी yes. बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो सर मतलब ये इसका कंक्लूजन यही है कि भाई हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग के ताल्लुक से पूरी मालूमात न होने की वजह से भी लोग जो है तो इंजीनियरिंग की तरफ जो है तो थोड़ा सा उनका अपना रुझान कम है। यस यस। कि भाई उनके अंदर अवेयरनेस नहीं आया था, समझो कि वालिदैन को मालूम नहीं हुआ, जैसे आपने बोले कि भाई पैकेजेस का उनका डिमांड है, समझो उस हिसाब से, तो वो भी एक वजह है। तो सर आज के दौर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई इंजीनियरिंग के ऐसे कुछ अहम शोबे जिसका आज बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के हिसाब से, वो कौन से है? ये हमारे तलबा भी और हमारे सरपरस्त भी जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से शोबे हैं जिसके अंदर जो है तो बच्चों की ज़रूरत है, बच्चे इसके अंदर आए तो समझो भाई इसके अंदर भी आपको भी डिग्री भी अच्छी है और इसको भी माशाल्लाह इसके अंदर बहुत अच्छा है मिल सकता समझो। तो ऐसे कौन से शोबे हैं, कौन सी ब्रांच है इंजीनियरिंग की जिसके अंदर जो सर, तो? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी अभी। डिमांड हम ऐसा नहीं बता सकते जी जनरली। इंजीनियरिंग जी पहले ये समझना चाहिए कि इंजीनियरिंग क्या है, जी जो हमारे पेरेंट्स है, बच्चे हैं, उन लोगों ने। क्योंकि हम लोग कैसा है कि मैंने पहले ही बताया आपको, जैसा मेडिकल का है, एक ट्रेंड देखते हैं और वो कुछ बच्चों का सक्सेस देख के बच्चे जी। उसके पीछे भागते हैं। वैसा नहीं है कि हर ब्रांच को डिमांड है, क्योंकि इंजीनियरिंग क्या है पहले सबको मालूम होना चाहिए। ये एक टेक्नोलॉजी जी। है और इसको डिवाइड जो कि हमारे आंखों के सामने जितने भी चीज़ें दिखते हैं सर, जी हाँ जैसा कि कंस्ट्रक्शन लाइन रहने दो, बाद में हम आज अभी ये जो आप मेरा अभी जो बाइट चल रहा है अपना, जी। तो उसके अंदर भी आप ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, बेशक, जिसके अंदर कम्युनिकेशन भी आ गया, जी हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया, जी हाँ। इलेक्ट्रिकल भी है। जी हाँ तो ये जितने भी हमारे आंखों के सामने दिखते हैं ना जी। सर, ये सब टेक्नोलॉजी और नवा नवा डिजाइन आना है जी। क्योंकि आप 20 साल पहले आप जब देखो, आप जब आप छोटे थे क्या जी। टेक्नोलॉजी थी, नहीं, कैसे नहीं, कुछ भी रोड्स थे, कैसे घर थे हमारे उस ज़माने में। उस हमारे ज़माने ज़माने में। सिविल इंजीनियर एक बहुत बड़ा इंजीनियर माना जाता था। यस यस यस। तो आज सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी पूरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जी सर। हाँ। आज आपको 500 किलोमीटर का रोड 2 दिन के अंदर तैयार होता है। जी हाँ एक ब्रिजेस तैयार करना है हमको, जी। तो वो टेक्नोलॉजी का यूज करके आज 2 दिन 4 दिन में चाइना वगैरह बड़े बड़ी डेवलप कंट्रीज जितने भी है आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों ने बचपन से वो कहाँ उसका रुझान है, उसका जी। इंटरेस्ट क्या है, जी जी वो समझकर और डेडिकेटली उसने अपनी डिग्री जो भी करेगा, वो जो जी। भी ब्रांच में लेगा, जी। अगर डेडिकेटली करता है तो उसको स्कोप है। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे आप हर ब्रांच के, इवन दो आप डॉक्टर्स भी देखेंगे, जी हाँ। हम बोलते हैं ये डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। जी। ये डिसाइड करते कौन है? हम ही लोग डिसाइड करते करते क्योंकि जी। आपसे अगर उससे कुछ खराब हो गया तो हम बोलेंगे वो डॉक्टर नहीं, वो अच्छा बुरा नहीं है है, बस। 100 लोग बताएंगे वो डॉक्टर अच्छा नहीं जी। है। तो उसी तरीके से इंजीनियर है, आप स्किल अपनी डेवलप करो। आप जी। जो फील्ड में है आपकी स्किल डेवलप करेंगे, डेफिनेटली 100% मैं गारंटी बोलता हूँ कि जॉब मिलेगी आपको। तो इसलिए ब्रांच का कुछ नहीं है, आपके अपने इंटरेस्ट पर आप वो ब्रांच चूज करना चाहिए। मतलब आप जो ब्रांच में है समझो उसके अंदर अगर आप स्किल पैदा करते हैं समझो भाई तो आप उसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। Yes, समझो। और दूसरी जी। बात अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ भी है और बोर्ड भी है, उन सब ने आज एजुकेशन पॉलिसी NEP जो बोलते जी हैं, हाँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जी 2021, जी। उसके अंदर अभी ब्रांच वगैरह कुछ नहीं। बच्चा अगर कोई एंटर होता है एक ब्रांच में, अगर जी। उसको लगता है बाद में नहीं मेरा इंटरेस्ट ये नहीं जी। है, मुझे दूसरा कुछ करना है जी। या फील्ड बदलना है, तो वो जा सकता है और फिर बाद में उसको वो कंप्लीट करना है जो उसका रहा हुआ है तो कोर्स, फिर वापस आ वो सकता कर सकता है। अच्छा तो अभी बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस रखे हैं, Multiple- मल्टीपल एंट्री मल्टीपल आउटपुट, उसी को बोलते हैं हम जी, NEP अच्छा, के अंदर। अच्छा, NEP तो अभी वो सब चीज़ें अभी एजुकेशन पॉलिसी में आ चुकी जी। है सर। सर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और AI का दौर चल रहा, जी इसके बारे में आप कहना क्या चाहेंगे समझो कि भाई इससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? अभी कैसा है, वैसी ही ट्रेंड है सेम जी मेडिकल के वैसा।
अभी हम लोग पूरा भी फ्लो जो है देखते तो हैं, बस कंप्यूटर बस, इंजीनियरिंग और एआई बस। एआई, डेटा साइंस, जी। ऐसे उसके रिलेटेड आईओटी, जी। ऐसे बहुत सारे फील्ड है उसमें। जी जी। तो बच्चा कंप्यूटर, और अभी भी हम लोग देखें, अभी ये साल भी ट्रेंड हमारा, जी। अभी हम लोग का कॉलेज के अंदर जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है, जो 10th के बाद होता है डिप्लोमा में एडमिशन, जी। तो 87 पे क्लोज हुआ सर अच्छा। हम लोग का, 87% पे। तो हम बहुत सारे वक्त हम जब पेरेंट्स से बात करते हैं जी। कि आप कंप्यूटर ही क्यों लेना चाहते हैं, तो बहुत सारों को पता ही नहीं है कि करना क्या पड़ता है। अच्छा। खाली ये देखते हैं कि मेरा बाजू वाला आज इतना पैकेज ले रहा है, जी। या इधर वाला उसको इतना पैकेज मिल रहा है। हम सब उनको जब बात करते हैं, उनको बताते हैं जी। एक्चुअल में कंप्यूटर रहो या एआई रहो या अदर फील्ड से, जी। तो उसके अंदर अगर बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है जी। और मैथमेटिकल एआई में जाना है, जी। तो मैथमेटिक्स उसका अच्छा है, अच्छा। तो उन्होंने एआई में जाना चाहिए। एआई बोले तो हम आज जैसा कि हम मोबाइल यूज़ कर रहे जी हैं हाँ। और चैट जीपीटी या जी, कुछ जी। तो भी हम अपना एक फ़ोटो वगैरह उसको कन्वर्ट करके हम वो कर ले रहे, बोले तो एआई नहीं होगा। लेकिन उसके बैकग्राउंड में एआई कौन बनाया, क्योंकि इंजीनियर का काम डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करना है। तो जो डिज़ाइन करना है ये चीज़ बच्चों को भी नहीं मालूम, पेरेंट्स को भी नहीं मालूम। जी। लेकिन ये कैसा हो रहा है बैकग्राउंड में, ये इसके अंदर क्या लगता है हमको, स्किल क्या लगने वाला है। अच्छा। अगर ये बच्चों को अगर मालूम है जी। तो बच्चों ने एआई में जाना चाहिए, जैसा कि उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। जी। दूसरा, आपको ऐसा लगता है कि कंप्यूटर का जो कोडिंग्स वगैरह होती है, जी हाँ। कोई बाकी चीज़ें हैं, जी। जैसे कंप्यूटर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जी। आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपने वो फील्ड में जाना चाहिए। अच्छा। और दूसरे जैसा कि और जैसा इंजीनियरिंग में और बहुत सारे फील्ड्स है, जैसा जी। मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो और एक इसमें प्लस पॉइंट कैसा है कि हम अगर दूसरे ब्रांचेस लेते हैं, जी। जैसा कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जी। कंप्लीट किया और उस वक्त कंपनी का डिमांड है, आप पास आउट होने के बाद, क्योंकि हमको 6 साल के बाद क्या होने वाला है मार्केट वो पता नहीं मालूम। 5 साल 6 साल के बाद, तो बच्चे ने आज मैकेनिकल कंप्लीट किया जी। 6 साल के बाद, उस वक्त कंप्यूटर का अच्छा डिमांड है तो वो स्विच हो सकता है। अच्छा। मैकेनिकल का स्टूडेंट उस साइड स्विच होता है, क्योंकि कंपनी को कंप्यूटर इंजीनियर बोल के ऐसी ज़रूरत नहीं है, उसको लॉजिकल और उसका एप्टी लेवल कितना है, IQ लेवल कितना है बच्चे का, वो जी, देखते हैं बस। जी। अगर आपका IQ लेवल बहुत अच्छा है, आप लॉजिकली अच्छे से सोच समझ कर सकते हैं, तो आप वो कंप्यूटर के अंदर सेट हो सकते हैं। अच्छा। अगर आपका वो लेवल नहीं है जी। तो आप फिर एलिजिबल नहीं है। अब जैसा कि कोई बेसिक डिग्री BA भी किया किसी जी ने, हाँ। तो वो भी कंप्यूटर के अंदर काम कर सकता है। बिल्कुल तो फार्मासिस्ट है वो भी कर सकता है। जी हाँ। एक तो डॉक्टर है, वो भी उसको लगता है नहीं मुझे उधर जाना है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मतलब तो डिमांड के ऊपर है वो। कंप्यूटर का ABCD कोर्स नहीं करे, लेकिन आज वो मतलब उनका प्रैक्टिकली कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। यस, यस, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। ऐसे भी बहुत से लोग देखने में मिलते, समझो यस, यस। कि भाई वो कंप्यूटर के बहुत एक्सपर्ट है, और अपन ने उनको पूछे समझो तो वो बोलते कि भाई नहीं, बस अब सीख लिए वैसे समझो। यस यस। जी जी। तो अच्छा, आपका जो थिंकिंग लेवल है अगर, तो आप ये फील्ड चूज कर सकते हैं। जी सर, इंजीनियरिंग करने के बाद में नौकरी के अलावा और क्या क्या स्टूडेंट कर सकता है? समझो कि भाई जॉब के अलावा समझो भाई अपनी कंपनी खोल सकता है, या अपना कुछ अलग अलग फील्ड में क्या उसके क्या क्या हो सकते, समझो बहुत से स्कोप होते हैं। हम लोग के पास खाली एक ही काम नहीं चलता है कि एकेडमिक। जी। हम लोग एकेडमिक के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे सेल्स वर्क होते हैं। अच्छा जी। जैसा कि हम लोग के पास एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल भी है। अच्छा। हम लोग के MOEs भी है यहाँ पर, जैसा परभनी के अंदर जिला उद्योग है, जी, या बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं, उनके साथ हम MOU करते हैं। तो वो लोग के पास जो स्कीम्स, गवर्नमेंट के इतने सारे स्कीम्स है, जैसा कि आप जॉब का मत सोचिए। हम बच्चों को बताते हैं, इवन दो हम उनको प्रैक्टिस भी करा के लेते हैं, उनके टेस्ट भी लेते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलाकर, जैसा कि जो इंडस्ट्री के अंदर जो सक्सेस जो लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है जैसे बोलते हैं हम, CEO है, उन लोग को भी बुलाते हैं, वो कैसा उस लेवल तक पहुँचे। जैसा कि अब मेरा एक सभी को कहना है कि आप जॉब का मत सोचिए जब इंजीनियरिंग करते हैं। और एक इंजीनियर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसने एक फील्ड के अंदर इंजीनियरिंग किया और वो दूसरे फील्ड में काम नहीं कर सकता है। उसको लगता है कि मैं समझो, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में भी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और आज वो कॉन्ट्रैक्टरशिप बहुत अच्छे से कर रहे हैं।
बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस कर रहे हैं। जी क्योंकि इंजीनियरिंग करना बोले तो खाली आप एक इंजीनियरिंग नहीं करते, आप अपना लॉजिकल जो डेवलपमेंट है जी जी, वो बहुत सारा होता है उसमें। लॉजिकल डेवलपमेंट होने के बाद समझो कोई भी फील्ड के अंदर आप अपना काम कर सकते हैं। यस यस यस। और एक बात, अगर आपको कोई इंडस्ट्री या कोई जॉब करना है जी, तो मेरा एक सजेशन है, मैं बच्चों को भी बताता हूँ हमारे, कि आप 5-6 साल इंडस्ट्री में काम करो। अच्छा, उनका वर्किंग लेवल और उनका वर्किंग स्टाइल कैसा होता जी, है, जी। वहाँ पर किस तरीके से उनका फ्लो होता है, जी जी तो आप वो सब देख लेते, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जी और फिर आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं। जी हाँ, तो उस तरीके से आप वो करने के बाद फिर आप एक इंडस्ट्री लाइन का आपके कांटेक्ट होने के बाद आप चालू कर सकते हैं। और गवर्नमेंट से आपको बहुत सारे स्कीम्स, प्रैक्टिकली होना बहुत अगर ज़रूरी है। आपको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट होना तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, बैंक्स आपको सपोर्ट करते हैं और आपको सब्सिडीज वगैरह भी उसमें मिलते हैं। तो डेफिनेटली आप एक बिजनेसमैन भी अच्छे तरीके से बन सकते हैं। सर, हमारे बच्चों के लिए एक सवाल था, समझो कि जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, समझो आज के हिसाब से समझो, तो उनको इसकी तैयारी कब से करना चाहिए? समझो भाई जिन्होंने एम बना लिए कि भाई अपने को इंजीनियरिंग लाइन में ही जाना है, समझो जी जी जी, तो उसकी बेसिकली तैयारी कब से करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए इसके लिए? अभी मैं परभनी के हद तक तो मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे 15 साल से जी कि अपने यहाँ के जो मैक्सिमम स्कूल्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर उन लोग का बेसिक्स जिसको बोलते हैं फाउंडेशन जी बहुत सारा वीक होता है, बच्चों को लिखते भी नहीं आता है। इस तरीके से पोजीशन है। अच्छे भी स्कूल्स है, लेकिन हम पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये वीकनेस बहुत बड़ा है। और आपने जैसा सवाल किया कि इंजीनियरिंग लाइन में जाना है बच्चे को, तो उसके लिए उसका बेसिक बोले तो मैथ है, इंग्लिश है और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स पे अगर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली वो इंजीनियरिंग में अच्छे तरीके से एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। तो दाखला तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए उसको मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश के ऊपर शुरू से मेहनत करना ज़रूरी है। यस सर, इंजीनियरिंग या समझो 12th के बाद में जो बच्चे समझो जब बड़े हो जाते, समझो कम से कम कैसे बहुत ज़्यादा शऊर आ जाता, तो ये बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई अपनी स्टडी के दौरान इनको किन चीज़ों से आज के दौर में बचना चाहिए कि एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए, अपनी डिग्री अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के लिए, समझो तो ये मेरे स्टूडेंट्स जो हमारे जो स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं इनके लिए इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समझो कि भाई आपको किन चीज़ों से बचना ज़रूरी है? सबसे बड़ा सवाल ये है जी, क्योंकि आज के दौर में बच्चों का जो रुझान है जी सर, और पेरेंट्स का स्पेशली मैं देख रहा हूँ, बच्चों से ज़्यादा तो पेरेंट्स ही परेशान होते हैं जी जी कि मेरा बच्चे को ये करना चाहिए, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती। जी, तो आप बच्चे का टैलेंट देखिए जी, बच्चे का लेवल ऑफ आईक्यू कितना है, उसका परसेंटेज वगैरह मत देखिए, उसने 90 लाया, 95 लाया या 80 लाया जी, आप उसको जो फर्स्ट से लेके 10th जो बेसिक एजुकेशन है उसका उसने किस तरीके से कंप्लीट किया है ये आपको सबसे अच्छा मालूम है। नहीं सर, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा कि मेरा जो सवाल था, समझो कि एक बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, बहुत अच्छा बच्चा है वो, लेकिन उसको अपनी डिग्री अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए ये एजुकेशन के दौरान कौन सी चीज़? जी वही जा रहा हूँ सर, जी जी, वही पॉइंट पे जा रहा हूँ, क्योंकि ये कैसा है, हमको ये पूरा पेरेंट्स को और जो स्टूडेंट्स को अपने को बताना है। जी हो, तो ये कंप्लीट करने के लिए सर ये बेसिक से आना पड़ेगा जी हो, और जब उन्होंने एडमिशन लेने के बाद जैसा आप पूछ रहे हैं जी हो, तो उसको सोशल मीडिया से दूर करना पड़ेगा। अच्छा, आज की सबसे बड़ी बीमारी है ये। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो एक डिग्री में एडमिशन, डिप्लोमा में एडमिशन लेने के बाद, जी हाँ, क्योंकि स्कूल में जिस तरीके से वॉच करते हैं हम, वो जाते हैं पेरेंट्स मीट्स में जाते हैं, इधर जाते हैं, लेकिन बाद में डिग्री इधर आने के बाद हम लोग जैसा ऑब्जर्व करते हैं कि वो पेरेंट्स को ज़्यादा समझता नहीं है, क्योंकि वो लेवल जो है स्कूल लेवल तक पेरेंट्स को समझ जाता है जी जी, लेकिन बाद में उन लोग को समझता नहीं है जी। और बच्चे का जो सर्कल होता है जी वो भी वॉच करना चाहिए जी। अच्छा, उसका फ्रेंड सर्कल कौन सा है, वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, माँ बाप की नज़र होना उसके ऊपर ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और बच्चा बड़ा हो गया बल्कि छोड़ नहीं सकते, समझो आप। नहीं। और बच्चे का भी जो ड्यूटी है उसने भी ये सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रहना चाहिए। जी, जितनी ज़रूरत है आपको जी उतना आपने इस्तेमाल करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जो है, तो ये हमारे पेरेंट्स के लिए है कि आप हमारे पेरेंट्स को इस हमारे द सोशल क्लासरूम से क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से, कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं
और कुछ बनाना चाहते हैं, उनके अंदर जो डर और जो खौफ है समझो, तो उसके ताल्लुक़ से आप हमारे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस वो पेरेंट्स ने ज़्यादा जिस तरीके से डरते हैं जी बोले मेरे को उसको इंजीनियर ही बनाना चाहिए, मैंने उसको डॉक्टर ही बनाना चाहिए, यही बनाना चाहिए, उसका लेवल देखिए आप जी अपने बच्चे का जी आप उस तरीके से उसको मोल्ड कीजिए। जी अगर आप उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से कराएंगे जैसा कि मुझे डॉक्टर ही बनाना है तो वो हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है। पेरेंट्स अपनी ख्वाहिश उनके ऊपर नहीं थोप सकते, नहीं थोप सकते जी। आप उस पे थोपिए मत, उसका जो टैलेंट है उसको कराइए, कोई भी डिग्री कराइए। जैसा कि आपने बताया बहुत सारे ऑप्शंस है, स्किल उसका डेवलप कीजिए, टेक्निकली डेवलप कीजिए, बहुत सारे कोर्सेस है। जैसा कि अभी आप इंजीनियर नहीं बना सकते, आप डॉक्टर नहीं बना सकते तो आईटीआई लेवल भी है जी, आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक भी है जी, पॉलिटेक्निक के बाद इंजीनियरिंग भी आता है। तो वो नहीं होता है तो आप सादी डिग्री कराइए उससे जी। डिग्री कराने के बाद आपको बिजनेस की भी बहुत सारे ऑप्शंस है, आप मालूमात लीजिए। जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट्स की भी बहुत सारे स्कीम्स होते हैं। जी तो बच्चों का अपना अपना एक स्किल होता है, एक टैलेंट होता है, खाली उन पे एक ध्यान दीजिए कि बच्चा क्या कर रहा है। मोबाइल वगैरह आप जो एक्स्ट्रा उसको जो चीज़ें हैं, जो सहूलतें हैं वो जो दे रहे हैं आप वो मत दीजिए। उनको कंप्लीट एजुकेशन होए तक उसके ऊपर वॉच कीजिए, बच्चे के ऊपर वॉच कीजिए, उसका सर्कल देखिए जी। और इस तरीके से आप करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा सक्सेस हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए दिया, इतनी मालूमात हमारे सरपरस्त और तलबा के लिए और हमारे सामाइन के लिए दिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम नाजरीन, अभी आप देख रहे थे मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ठेकिया साहब, प्रिंसिपल शिवाजी पॉलिटेक्निकल कॉलेज परभनी को, जिन्होंने अपनी तजुर्बात की रोशनी में हमारी और आपकी बेहतरीन रहनुमाई की। तो ये था हमारा प्रोग्राम द सोशल क्लासरूम। हमारा मकसद था कि हम समाज के बासलाहियत लोगों को उनकी सलाहियतों के साथ बासलाहियत लोगों की सलाहियत आप लोगों के सामने लेके आए ताकि हमारे तलबा सरपरस्त की रहनुमाई हो सके। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे अगले एपिसोड में हम कौन सी मालूमात आपके सामने पेश करें, इसकी राय आप हमें कमेंट में ज़रूर दें। उम्मीद करता हूँ द सोशल क्लासरूम पॉडकास्ट सीरीज़ पसंद आया होगा। मिलते हैं आइंदा एपिसोड में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। चलिए थैंक यू। हो गया सर, हो गया क्या 2-4